पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए एस्टेट का जो टीचिंग एंड आर्ट से पूछा जाता है 50 नंबर क्वेश्चन, उसका तीसरा सेट लाए हुए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन है पूछा हुआ है 2023 के सितंबर में, जो 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो 2 शिफ्ट का मैं करा चुका हूं और तीसरा शिफ्ट है ये। तो इसके बाद अब से जो कल से जो होगा वो प्रैक्टिस सेट पर हम लोग ज़्यादा अभ्यास करेंगे। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एस्टेट में आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसे भी कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, कह रहा है कि इनमें से एक शिक्षण विधि नहीं है। तो शिक्षण विधि नहीं है वो है साक्षात्कार। बने रहेंगे हमारे साथ। ये साक्षात्कार है। शिक्षण प्रविधि वह योजना है जो शिक्षक उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन विषय वस्तु पर कार्य और विश्लेषण करता है, लेकिन ये साक्षात्कार जो है एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग वह सहचर्य अधिगम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहचर्य अधिगम। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में चर्चा करें तो जिसे पावलोवियन ने कंडीशनिंग या प्रतिवादी कंडीशनिंग भी कहा था। और क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत यह कहता है कि व्यवहार एक तटस्थ उत्तेजना को सकारात्मक के साथ जोड़कर सीखा जा सकता है। यह सहचार्य बताता है। क्लासिकल कंडीशन के बहुत सारे चरण भी होते हैं, जैसे अधिग्रहण, विलुप्ति, सहज भेदभाव आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर में, प्रभावकारी शिक्षण विधि है। तो प्रभावकारी शिक्षण विधि आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान। यह विधि में यह शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझाने में मदद करने के लिए बहुत सारे तत्वों, सिद्धांतों या संबंधों को बताने का प्रयास करता है। यह एक ऐसी एक तंत्रीय पद्धति है जहां शिक्षक एवं सक्रिय भागीदार होते हैं और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें। क्या बदलें? तो ऑप्शन नंबर ए, क्रिया को बदलें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम 5वां नंबर में। शिक्षा में संश्लेषण का अर्थ है। शिक्षा में संश्लेषण का अर्थ है कि नवीन विचार का निर्माण करना, नवीन वस्तु का निर्माण करना, जो कोई दुनिया में नहीं बना है वस्तु उसका निर्माण करना। तो ये सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा विश्लेषण का यह सुस्पष्ट व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है कि दल शिक्षण मिलकर काम है। दल शिक्षण मिलकर काम है। किसका काम है? तो यह दल शिक्षण बनाया जाता है शिक्षकों के समूह से। 2 या 2 से अधिक शिक्षकों के समूह का एक दल होता है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि बच्चे को है किस प्रकार से हमें विकसित करना है, उसकी मानसिक संतुलन को कैसे बनाना है, कैसे उसमें रुचि पैदा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में। 7 नंबर कह रहा है कि शताब्दी शिक्षण है। तो शताब्दी शिक्षण कहा जाता है शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शताब्दी शिक्षक कक्षा पर उच्च स्तर का नियंत्रण होता है, लेकिन छात्रों के साथ निम्न स्तर पर भागीदारी को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में। विधि प्रशिक्षण देता है। विधि प्रशिक्षण देता है रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का। ये सभी आंसर आपका सही है। विधि प्रशिक्षण, तो 8 का आंसर आपका सभी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है। तो मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है सक्रियण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरिल के निर्देश के सिद्धांत के शुरुआती दौर को देखा जाए तो शिक्षण के सिद्धांतों में से एक माना जाता है जो सीखने के अनुभव से ज्ञान को अधिकतम करने पर केंद्रित होता है। यह सिद्धांत डेविड मोरिल के द्वारा 2002 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था और इसके 5 शिक्षण सिद्धांतों को एकीकृत किया गया था। जैसे डेविड मोरिल के सिद्धांत 5 के बारे में जानते हैं तो पहला है संक्रियान जो ये है। दूसरा प्रदर्शन है। तीसरा है आपका अनुप्रयोग और चौथा है एकीकरण। एक है प्रदर्शन, दोनों अंतर है। तो ये 5 संक्रियाएं पूछे जाता है मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत के बारे में, तो जिनमें से एक संक्रियन है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर वाला। 10 नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए
ए, इस टाइप से लिख लेंगे। ADD का फुल फॉर्म पूछ दिया है, ADDI और E। इसमें कह रहा है कि ए का इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ए के लिए। तो हिंदी में दिया हुआ, अगर इसका इंग्लिश आपको याद है तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे होता है A फॉर होता है एनालिसिस, डिजाइन, D फॉर डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट एंड द इवोल्यूशन होता है, अर्थात विश्लेषण, डिजाइन, विकास, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। ये तीनों में से एक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। तो 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा, चित्रकला कौशल। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। प्रशिक्षण द्वारा क्या होता है? प्रशिक्षण द्वारा होता है कौशलों का विकास। आप भी इसीलिए तो देखते हैं सरकार कोई भी जॉब देती है आम जनता को तो उससे पहले प्रशिक्षण लेती है, प्रशिक्षण करवाती है, ताकि उसके अंदर जो है एक कौशल को विकसित किया जा सके और वो अच्छे से अपना वर्क को करे। तो इसीलिए प्रशिक्षण को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 13 नंबर में देख लीजिए क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है 13 नंबर, फिर वही वाला क्वेश्चन आया, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, यानी शिक्षक को प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर अभी बताएं कि शिक्षण कौशल को बढ़ाता है, वो निखारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफ़ी बार प्रयोग की जा सकती है। तो काफ़ी बार प्रयोग की जा सकती है, ऑप्शन नंबर अवलोकन। अवलोकन एक विधि है जो कक्षा में काफ़ी बार प्रयोग किया जा सकता है। अवलोकन से आशय इस प्रकार से है कि आँखों से देखना। इस प्रकार से अवलोकन की वृद्धि में शिक्षक स्वयं अपनी आँखों से उन घटनाओं को देखता है जो उचित निर्देश देता है, तो इसी को अवलोकन कहते हैं। जो भी क्रियाकलाप कक्षा में हो रहता है शिक्षक अपनी आंखों से देखता है, अवलोकन करता है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसे सुधार करने की कोशिश करता है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार की कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है। तो ऑप्शन नंबर ए है रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा व वातावरण। अगर उसमें बच्चे को रुचि रहेगा, कार्य करने की क्षमता रहेगी, कक्षा का वातावरण इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, तो बच्चे के सीखने में बहुत अहम योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में। 16 नंबर कह रहा है आपका कि पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है। तो पाठ्य पुस्तक का कक्षा में उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति। पाठ्य पुस्तक में कक्षा में क्या उपयोग, तो कक्षा में इससे है जो शिक्षा मिलती है, यही उसका उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में। 17 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो देखिए, पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुक्त करता है, एक गलत जवाब दिया है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड के बारे में पूछा है, तो इसमें देखिए एक शिक्षक को योग्यता भी होना चाहिए, योग्यता करने के साथ साथ उसमें उत्पादन की क्षमता होती है, प्रक्रिया करते हैं, बहुत सारे कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो ये प्रभावशाली बनाता है उनको, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। शिक्षक के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है। तो प्राथमिक उत्तरदायित्व इनका होता है शिक्षक स्वयं। शिक्षक समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या होता है कि शिक्षक स्वयं होता है कि वह किस तरह के वातावरण में समायोजन करता है, किस तरह से वह भौतिक परिवर्तन करता है, किस प्रकार बच्चों के साथ वह संलिप्त रहता है, बच्चे उससे डरते नहीं हैं या फिर प्रेम भाव से पढ़ते हैं। तो ये शिक्षक पर स्वयं निर्भर करता है समायोजन का। और समायोजन का मतलब होता है कि किसी विद्यार्थी किसी भी धर्म का हो, अगर क्लास में पढ़ने के लिए आ जाए तो उन्हें समान भाव से देखना चाहिए, उनकी समान संस्कृति को उसको आदर करना चाहिए, ना कि उन्हें अवहेलना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में। 20 नंबर कह रहा है आपका कि शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर आपका देख लीजिए, औपचारिकता भी है, शिक्षक की संप्रभुता भी है, नवीन तकनीकियों की अवहेलना भी है, ये सभी कारक हैं शिक्षक केंद्रित विधि का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर में, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है। तो एक अच्छे मूल्यांकन में जो होता है व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है, मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए टीचर को। एक शिक्षक में वैधता प्रमाण पत्र मौजूद होता है, वैध होते हैं, वह विश्वसनीय होते हैं और वस्तुनिष्ठता होती है ना, उससे बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर कह रहा है,
विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है। तो देखिए मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है वह बाहरी परीक्षा है, वह विद्यालय में नहीं होता है, जहाँ वो पढ़ता है वह नहीं होता है, वह बाहर में होता है, जिससे उसका मापदंड संदर्भित परीक्षा होता है, संकलात्मक मूल्यांकन होता है कि आप कितने तेज हैं, है ना। तो ये सभी ऑप्शन आपके लिए सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर में चलते हैं हम आपको, देखिए 23 नंबर में देखिए 23 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है। देखिए किसी एग्जाम में होता है, किसी यूनिवर्सिटी में होता है, किसी को मार्क्स दिया जाता है, किसी को ग्रेडिंग ABC करके देता है। तो ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यह है निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष मूल्यांकन, ये दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषय वस्तु की रूपरेखा है। तो विषय वस्तु की रूपरेखा जो होता है पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, उसी को कहते हैं विषय वस्तु की रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। तो ऑप्शन नंबर बी छिपा हुआ पाठ्यक्रम, जो मूल मानक के विश्वास पर आधारित होता है, इसका अर्थ होता है कि वह छिपा हुआ पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर में है। 26 नंबर कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। तो इसमें जो है मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में पूछ दिया गया है। तो इसका आंसर होता है छात्रों की रुचि। अधिगम माने सीखने को प्रभावित करने वाले, जब कोई सीखता है तो सीखने के कर्म में उसी कुछ चीज़ प्रभावित कर रहा है, तो मनोवैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है, उसकी छात्रों की रुचि उसमें नहीं है, जिसके कारण से उसको सीखने में दिक्कतें आ रही है, प्रभावित हो रहा है। तो ये ऑप्शन सटीक है, डी आंसर। 27 नंबर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है सरल से जटिल या फिर मूर्त से अमूर्त और ज्ञान से अज्ञान, ये सभी प्रक्रिया जो है अधिगम की प्रक्रिया शिक्षण में आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो नहीं करता है तो ये भौगोलिक सीमा प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है अस्मरक है। अस्मरक कहा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में। 30 नंबर के बाद आपका 30 नंबर का पेडालॉजी समाप्त हो जाएगा, 20 नंबर का मिसलेनियस रहेगा। देखिए हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है। तो हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नए कौशल को सीखने में और प्राकृतिक अंतरक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो गया, हैंड्स इन अधिगम। नेक्स्ट आपका यहाँ से तीसरा नंबर 31 में आ गया जीके जीएस। कह रहा है 1875 ईस्वी में कलकत्ता, जो अब कोलकाता हो गया है, में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे। भारतीय लीग से जुड़े थे शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंगाल की बात करें तो बंगाल में राजनीतिक आंदोलनों में सबसे पहले प्रवर्तक राजा राम मोहन राय थे बंगाल के, और 1836 ईस्वी में बंगाल में बंगाली भाषा प्रकाशक सभा का गठन हुआ, जिसके माध्यम से राजा राम मोहन राय के माध्यम से किया गया था। भारत की अगर बात करें तो भारत की पहली राजनीतिक सभा कही जाने वाली जमींदारी एसोसिएशन का गठन 1838 ईस्वी में किया गया था, और फिर 1851 ईस्वी में जमींदारी एसोसिएशन तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय करके ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया था। फिर वैसे ही समय बदलता गया। एक साल बाद की बात करें तो 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, जो अभी आप पढ़ रहे हैं 1875 ईस्वी में। तो इसमें शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना किया था। 1876 ईस्वी की बात करें तो इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन पहले कहा जाता था, उसका नाम चेंज हो गया, बदल करके कर दिया गया था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसके प्रमुख जो नेता बने थे फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर में कह रहा है कि मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। कौन सा राज्य है जहां मूंगा रेशम का उत्पादन होता है, तो वो असम राज्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मूंगा रेशम से कपड़े पर प्राकृतिक रूप से चमकदार सोने के जैसी चमक वाली एक बहुअम्मी महंगा होता है ये मूंगा रेशम। अगर इसके फलस्वरूप बात करें तो बहुत सारे भारत के राज्यों में बहुत प्रकार के मूंगा रेशम पाए जाते हैं, जैसे मंगलगिरी साड़ी, यह भी है जो रेशम का बना होता है और कहाँ प्रसिद्ध है और जीआई टैग भी दिया गया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए मंगलगिरी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। मूंगा रेशम अभी जाने असम में पाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया था। भागलपुर बिहार में भी रेशम पाया जाता है, भागलपुर सिल्क के नाम से। चंपा रेशम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जबकि बनारसी साड़ी आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूलन का प्रभाव है? तो मुद्रा अवमूलन का प्रभाव है निर्यात में वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर में, यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था पहला भारत का सविनय अज्ञान आंदोलन था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? तो दोनों कथन आपका चंपारण सत्याग्रह से सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर में। 35 नंबर में देख लीजिए आपका दिया हुआ है यहाँ। 35 नंबर में आपका कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया? बने रहेंगे हमारे साथ, आयोजित किया। तो 35 नंबर का भी हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया था। गृह मंत्रालय ने 2022 में देश भर में 576 भाषाओं और बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो मैसूर में है उसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। अगर आपसे पूछ दे केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1969 ईस्वी में, और यह संस्थान कहाँ है? मैसूर के कर्नाटक में। वर्तमान समय की बात करें तो भारत में 6 भाषाएं को राष्ट्रीय भाषा अर्थात शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। जैसे तमिल है, तमिल को दिया गया था शास्त्रीय भाषा के रूप में 2004 में। उसी प्रकार संस्कृत को 2005 में मिला था शास्त्रीय भाषा, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में। तो अभी तक जो है शास्त्रीय भाषा 6 हैं। तो आप लोग जान गए शास्त्रीय भाषा कौन कौन है? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और ओडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के मतलब होता है मिथेन गैस भी है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो ये और सी दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है इसको। ग्रीन हाउस गैसों ग्रह के वातावरण, जलवायु में परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37 नंबर में। 37 नंबर कह रहा है एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो ये 2 मुख्य घटक होते हैं अपशिष्ट प्रबंधन में, जो होते हैं जैविक घटक और एक अजैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट होता है किस प्रकार की खेती वनों की कटाई अधिक होती है? वनों की कटाई सबसे अधिक निर्वाह खेती के लिए होता है। निर्वाह खेती किसे कहा जाता है? तो निर्वाह खेती कहा जाता है वो ऐसे किसान जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगलों की साफ सफाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं और उसे खेत बनाकर वहाँ फसल उत्पादन करते हैं। तो वैसे खेती को, वैसे कृषक को निर्वाह खेती कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, एल-नीनो घटना घटती है। एल-नीनो घटना घटती है प्रशांत महासागर में। एल-नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। एल-नीनो के प्रभाव का अध्ययन सबसे पहले गिलबर्ट बलकार के द्वारा किया गया था, लेकिन 1987 में भारत में आए सुखाड़ के कारण एल-नीनो ही प्रभाव था। अगर हम देखें 1987 में भारत में जो सुखाड़ आया था तो एल-नीनो के कारण ही आया था। जब एल-नीनो का धारा का प्रवाह मध्यवर्ती प्रशांत तक सीमित रहता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवने की मार्ग बाधित नहीं होता है और वो भारत में वर्षा कराती है। एल-नीनो कब आती है? तो एल-नीनो जो होती है अभी बताएं कि यह गर्म जलधारा है, यह 5 से 10 साल के बाद आता है। यह ऐसी धारा जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं बाढ़ आता है तो कहीं मौसम की चरम अवस्थाएं आ जाती है। ये सभी घटना घटने लगती है
अच्छा, एलिनीनो की बात करें तो एलिनीनो का अर्थ होता है छोटा बच्चा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा संस्थान जो है हैदराबाद में अवस्थित है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 40 नंबर में। 40 नंबर कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीव से संबंधित है। तो ये है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो आता है। डॉल्फिन एक संकटग्रस्त है, मतलब रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। वही लुप्त प्रजाति के बारे में बात करें तो वो हमेशा पृथ्वी पर से अपना अस्तित्व समाप्त कर चुका होता है। और दुर्लभ प्रजाति जो कहीं कहीं देखने को मिलता है लेकिन रेयर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गंगा डॉल्फिन की बात करें तो भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य क्षेत्र यानी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है पटना में खोला गया है। लेकिन डॉल्फिन अभ्यारण्य कहे, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में कहाँ है तो भी पहला है, वो है भागलपुर में। तो दोनों याद रखिएगा, अगर रिसर्च सेंटर पूछे तो आपका हो जाएगा पटना, और अगर आपको अभ्यारण्य पूछे गंगा की डॉल्फिन अभ्यारण्य तो वो भागलपुर हो जाएगा। अब है 41 नंबर से आपका है जो मैथ है, मैथ बनाइएगा। कह रहा है कि अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत कीमत जो है 18,000 रुपया है। कुल मिलाकर उन्हें 3 लाख रुपया कमाया। शेष साइकिलों की औसत लागत क्या है। तो देखिए 3 लाख जो दिया हुआ है, 3 लाख में 12 गुने 18,000 को गुना कीजिएगा, घटाइएगा और फिर 20 में से 12 को घटा दीजिएगा, 8 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 41 का ए हो जाएगा। 42 का चक्रवृद्धि ब्याज है, आप लोग बना सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ये है जोड़ घटाव, इसको और इसको जो है जोड़ देना है और फिर इसको जोड़ करके ये दोनों जो जोड़े उसमें घटा देना है, आपका आंसर निकल करके चला आएगा, डी आ जाएगा आंसर। देखिए दो संख्याओं का योगफल इतना है, उनका मासा इतना है, तो ऐसी संख्या का युग्म पूछ रहा है तो युग्म 2 होगा, बनाएंगे आप लोग। भवन की ऊंचाई और भवन के पाद के एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है तो भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखिए जब भी पाद या ऊंचाई बढ़ा दिया जाए तो उन्नयन कोण पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उमंग, उमंग रहता है तो उत्साह होती है, अपराध होता है तो गुनाह हो जाता है, समानार्थी शब्द दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पर है पूंछ, पंख और फर, ये सब पक्षी में होता है। पूंछ, पंख, फर पक्षी में होता है, जबकि पत्ती जो होता है पेड़ में होता है। आप कहिएगा फर कौन सा अंग है पक्षियों का, तो पक्षियों के गर्दन पर जो मुलायम बाल होते हैं उसको फर कहा जाता है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन में, 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। देखिए इसमें कितना जोड़ा, 7 में जोड़ा 4, 7 4 11, पहले 4 जोड़ा, फिर उसके बाद 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो फिर आपका निकल करके 23 आ जाएगा। 48 के बाद 49 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए, बने रहिए, चलिए देख लीजिए, आपका दिया हुआ यहाँ है रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग खुद बनाने का प्रयास करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। देखिए आपका हो गया। चलिए देखिए इसमें से कह रहा है कि कूट भाषा दिया गया 49 नंबर। यदि कूट भाषा स्पाइडर, देखिए इसको इस टाइप से लिखिएगा, पहले P तो फिर S, फिर इधर से देखिए फिर D, फिर I, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से इसको लिखा गया है। उसी प्रकार से जब कॉमन को करेंगे तो आपका आंसर निकल कर करके सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है इसका, देख लीजिए। कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, मान लिया जाए ये पुरुष है, हम लिख दिए इसको मेल लिख दिए, ठीक। ये पुरुष का परिचय करते हुए फीमेल वोमेन है, यहाँ पर रख दिए। ये मेल का परिचय कराते हुए फीमेल महाशया कहती है कि उसकी पत्नी यानी ये आदमी की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी इसके पिता की इकलौती पुत्री, मतलब ये खुद अपने बारे में ही कह रही है। तो इससे साफ समझ आइए वह पुरुष महिला के क्या है, तो ये पुरुष जो है महिला का पति हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बहुत चालाक महिला थी, घुरा फिराकर पति नहीं कह करके वह घुरा फुरा के बात कर रही थी। तो देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको एक पूछा जाएगा कि अपनी पत्नी
कुछ भी रिलेशनशिप से पूछ सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग बन जाएगा ऐसे। तो फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ अगले वीडियो में। वो वीडियो होगा आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो कैसा लगा वीडियो हमारा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें सुझाव दें आपको किस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपको पढ़ने के मिले, क्योंकि यहाँ से हम सेट प्रैक्टिस आपको करवाते रहेंगे। अभी थोड़ा दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लाइव नहीं आ रहे हैं, लाइव भी आना शुरू हो जाएंगे 2-4 दिन के बाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।